नमस्कार। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। वन सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने गुजरात में गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब समारोह को किया संबोधित। कहा, गुरु नानक देव जी के संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचाने के हुए प्रयास। सरकार ने किया बहुप्रतीक्षित करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण। पीएम ने समाज में गुरुओं के योगदान को किया नमन। कहा, राष्ट्र के चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता सिख गुरुओं की महान तपस्या से सुरक्षित। अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर देश कर रहा है उन्हें याद। अटल जी की समाधि पर हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। संसद के केंद्रीय कक्ष में भी प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने किया महामना और वाजपेयी जी को नमन। सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, सुशासन का विचार प्रशासन में नीचे तक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने स्वराज को सुराज में बदला, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले योजना में आंकड़े तय होते थे, आज समस्या को खत्म करने की होती है कोशिश। मोदी सरकार ने कभी लोगों को अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं, बल्कि लोगों के लिए अच्छे हों ऐसे फैसले किए। ओमिक्रॉन संक्रमण मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्र 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों की करेगा तैनाती। बढ़ोतरी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के 8 शहरों और महाराष्ट्र में आज से रात्रि कर्फ्यू लागू। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नए दिशा निर्देश जारी। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की संख्या बढ़कर हुई 415। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आज करेगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च। अंतरिक्ष में यह टेलीस्कोप करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा स्थापित। और दुनिया भर में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को उन्होंने आज संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अतीत में लखपत साहिब ने कई झंझावातों को देखा है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया।
आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। इसमें से एक पेश कब्ज यानी छोटी तलवार भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के संबोधन की खास बातों पर डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहिब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है कि तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया। कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाईं। इनमें से एक पेशकब्ज या छोटी तलवार भी है जिस पर फारसी में गुरु हरगोबिंद जी का नाम लिखा है। अभी हाल ही में हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले 5 प्यारों में से चौथे गुरसिख भाई मोकहम सिंह गुजरात के ही थे। ये गुजरात के लिए हमेशा से गौरव की बात रही है।
पीएम ने अपने संबोधन में इन सब खास बातों को कहा। सिख गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता आज अगर सुरक्षित है तो उसके भी मूल में सिख गुरुओं की महान तपस्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके भी मूल में सिख गुरुओं की जो है मूल तपस्या है और हर साल लगातार जो है सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किस तरह से इस चेतना को और प्रज्वलित किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, कई भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर आज दिव्यांग कलाकार चंद्रवीर ने भजन पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिव्यांग कलाकार से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। क्या बातें हुई पीएम और चंद्रवीर के बीच, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने जाना खुद चंद्रवीर से। चंद्रवीर जी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर भजन पेश किए। बात करते हैं, कैसा लगा आज आपको? अटल जी के जन्मदिन पर एक ऐसी प्रार्थना सभा में आना जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और तमाम गणमान्य व्यक्ति शिरकत कर रहे हों, ये मेरे लिए वैसे ही बहुत सौभाग्य का विषय है। लेकिन उस प्रार्थना सभा में मुझे अपने उस नेता को श्रद्धांजलि, स्वरों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला जिनको मैं आज तक अपना आदर्श मानता हूँ। उनके बोलने को, उनकी कविताओं को और उनकी सोच को हर स्थिति में आदर्श मानता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है इस अवसर पे। आज प्रधानमंत्री जी खुद उठकर आपके पास आए, आपसे बात की, क्या बातें हुई आपकी? प्रधानमंत्री जी की आवाज़ को जब मैंने पहचाना तो मैं खड़ा होना चाह रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे हाथ पकड़े हुए थे, तो मैंने कहा सर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, खड़े मत होइए, खड़े होना है तब तो आपको चुनाव में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर हम तो जब आप चुनाव में खड़े होते हैं तो हम अपने आप को खड़ा हुआ ही मानते हैं, ये मैंने उनसे कहा। और बहुत मैत्रीपूर्ण भाव से प्रधानमंत्री जी ने भेंट की, मुझसे बहुत आनंद हो रहा है। ऐसा लगता है कि अपने राष्ट्रवादी पार्टी के नेता होने के साथ साथ निश्चित सही मायने में शायद पार्टी में ऐसा कुछ चिंतन चल रहा है, काम कर रहे हैं कि हर एक वर्ग के हर एक तबके को प्रतिनिधित्व देना है, साथ लेके चलना है। अटल जी एक प्रधानमंत्री के अलावा के अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि थे। उनकी कौन सी कविता है जो आपको दिल को छूती है? मैंने उनकी मेरी 51 कविताएं जो वो पूरी किताब पढ़ी है, अक्षरशः पढ़ी है। आओ फिर से दिया जलाएं, वो मुझे बहुत अच्छी कविता उनकी लगती है। कैमरामैन एसपी दुबे और मेरे सहयोगी कुमार अनिल और आयुषी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर याद किया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारतीय संस्कृति के साक्षात प्रतिबिंब थे। मालवीय जी का मानना था कि भारत न सिर्फ पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो, एक स्वाधीन राष्ट्र बने, बल्कि हम एक ऐसे शिक्षित और प्रगतिशील राष्ट्र का भी निर्माण करें जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नाइन टू 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का विमोचन किया, जिसमें गुजरात शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा अमित शाह ने CCS पेंशन रूल्स 2021 पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आधुनिक भारत में सुशासन शब्द जिन्होंने सही अर्थ में जमीन पर उतारने का काम किया, वो हमारे अटल जी थे। अटल जी ने एक विचारधारा को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अटल जी ने पूरे जीवन एक विचारधारा को लेकर अपना जीवन समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री बने तब कई सारे ऐसे फैसले किए जो देश के गौरव के साथ जुड़े थे, सालों से लंबित। बहुत कम कालखंड मिला, मिली जुली सरकार थी, ढेर सारी मर्यादाएं थी, फिर भी उन्होंने ये पूरा प्रयास किया कि आने वाले दिनों में सरकारें कैसी चलनी चाहिए, इसका एक मजबूत और अच्छा उदाहरण भारत के लोगों के सामने रखा जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन का कॉन्सेप्ट दिल्ली से निकलकर गांव तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। सुशासन सप्ताह मनाने का जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में किया, इससे इस सुशासन सप्ताह का कंसेप्ट, सुशासन का कंसेप्ट दिल्ली से निकलकर, राज्य की राजधानी से निकलकर, जिलों से गुजरते हुए गांव तक पहुंचाने का काम हुआ है। और ढेर सारे गांवों में पटवारी से लेकर यहां पर भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव तक ये पूरी व्यवस्था को आज सुशासन सप्ताह का परिचय हो गया, सुशासन शब्द का परिचय हो गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2014 के बाद जनता की शिकायतों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। जब 2014 में ये सरकार आई
तो साल भर में हमारे ग्रीवेंस सेल में 2 लाख शिकायतें आया करती थी। आज बढ़कर उनकी संख्या लगभग 25 लाख हो चुकी है, 12-13 गुना वृद्धि। और इसलिए हुआ कि कड़ी मेहनत और कड़ी समर्पण के साथ दिन रात मेहनत करके हमने एक टाइमलाइन फिक्स की। लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि जो वो शिकायत करते हैं उसका निवारण होता है, वरना शिकायतें पहले पड़ी रहती, लोगों का विश्वास उठ गया था। प्रति सप्ताह हम इसका आंकलन करने लगे, 95 से 100% प्रति सप्ताह इसका निवारण हो लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। वाराणसी के पिंडरा में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला की शुरुआत की है, जिसमें कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को अब मानकीकरण के लिए गुरुग्राम या कोलकाता का रुख नहीं करना पड़ेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को वाराणसी के अपने दौरे के दौरान विकास की कई सौगातें दी हैं। काशी और आसपास के जिलों में कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को अब मानकीकरण के लिए गुरुग्राम या कोलकाता का रुख नहीं करना पड़ेगा। वाराणसी के पिंडरा में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला की शुरुआत की है। वाराणसी के पिंडरा में बनाए गए इस भवन परिसर और प्रयोगशाला की लागत 9 करोड़ रुपए है। अब पूर्वांचल के कपड़ा उद्योग से जुड़े कारोबारी कपड़े की गुणवत्ता और टिकाऊपन का मानकीकरण आसानी से करा सकते हैं। इससे पूर्वांचल का कपड़ा उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। वाराणसी जो है हमारा टेक्सटाइल का एक हब है। यहाँ पर मैक्सिमम जितनी भी साड़ियाँ हमारी हैं या जितनी भी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं या इंडिया में जो हमारी यूज़ हो रही हैं, उन सब की टेस्टिंग के लिए हमने इस प्रयोगशाला को स्थापित किया है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक मार्टिनडेल एब्रेशन टेस्टर है। कोई भी फैब्रिक होता है, जैसे मान लीजिए कलर्ड फैब्रिक है या कोई भी फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर लगाते हैं। इसके ऊपर लगा के एक स्टैंडर्ड हमारा रखा हुआ है। इसके बाद इसको हम एब्रेशन करते हैं, एब्रेड करते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देखते हैं कि इसके कितने धागे निकले हैं, टूट गए हैं या कट गए हैं। फिर उसको हम स्टैंडर्ड से मैच करके देख लेते हैं। वाराणसी हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हब है। वाराणसी और उसके आसपास भदोही बहुत बड़ा हब है। बनारसी साड़ियाँ मशहूर है, यहाँ की कालीन मशहूर है। तो इस तरह से एक टेस्टिंग लैब का यहाँ पर होना, इससे कपड़ा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जांच केंद्र से ये जो सुविधाएं हम दे पा रहे हैं, इससे हमारा जो निर्यात होने वाला जो हमारा कस्टमर है या जो हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। अब इस मानक प्रयोगशाला में पानी की गुणवत्ता की जांच भी की जा सकेगी। इस सुविधा के शुरू होने से पीने के पानी से लेकर औद्योगिक उपयोग के लिए हो रहे पानी की गुणवत्ता की जांच आसानी से हो सकेगी। हम लोग गांव-गांव जाके इस पानी को टेस्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को बताएंगे कि यहाँ पर ये कमी है, इस पानी में कमी, तो वो समुचित उसकी वो उपाय करेंगे उसके कि उनको कैसे, इससे क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और लोगों को फायदा होगा। पानी के बहुत उपयोग हैं। पीने के लिए पानी उपयोग किया जाता है, औद्योगिक उपयोग में भी पानी आता है, इसके साथ ही साथ सिंचाई के लिए उपयोग होता है। तो हर तरह के पानी की एक टेस्टिंग होगी, उसके अलग अलग मानक होते हैं, तो वो बताए जाएंगे। जिलेवार अगर जो जिला प्रशासन अगर चाहेगा तो ये सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। बिल्कुल, पानी कई प्रकार का, कंस्ट्रक्शन वाटर होता है जो कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए काम होता है, और वहाँ से आपके जो मिले, कताई मिले हैं, उससे भी पानी निकलता है। उसमें फ्लोराइड कंटेंट्स, क्लोराइड कंटेंट्स, कुछ आर्सेनिक, कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं, उन पे भी रोक लगाई जा सकती है। हम लोग जांच करेंगे उन पानी की, ला करके प्रशासन हमें देगा जांच करने के लिए, हम लोग जाके जांच करेंगे तो हम लोग उसमें ये भी बता सकते हैं कि ये तो इसमें उन पर रोक लगाई जा सकती है, पेनाल्टी लगाई जा सकती है और भी कई जुर्माने किए जा सकते हैं जिसमें कि मानवता को नुकसान ना हो। गौरतलब है कि वाराणसी में इस मानक प्रयोगशाला से टेक्सटाइल सेक्टर को तो फायदा होगा ही, अब पूर्वांचल में भी पानी की गुणवत्ता आसानी से जांची जा सकेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही कोरोना के अन्य वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य व परिवार मंत्रालय ने ऐसे 10 राज्यों में केंद्रीय टीमों की तैनाती करने का फैसला लिया है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ अन्य वेरिएंट के मामले ज्यादा हैं और टीकाकरण की गति कम है। इस टीम में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ और केंद्रीय नोडल अधिकारी रहेंगे। टीम हर दिन शाम को केंद्र को रिपोर्ट भेजेगी। टीम 3 से 5 दिन तक राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में तैनात की जाएंगी। केंद्रीय टीम सर्विलांस और कंटेनमेंट सहित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करेगी। टीम ये सुनिश्चित करेगी कि जो क्लस्टर हैं वहां से सैंपल पर्याप्त मात्रा में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाने पर जोर दिया जाएगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करवाने के अलावा टीम ये भी देखेगी कि अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध हैं या नहीं। और देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 415 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। अच्छी बात यह है कि देश के 17 राज्यों में सामने आए करीब 415 मरीजों में से 115 ठीक हो चुके हैं, यानी इस संक्रमण से लोग जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से 42 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 79 मामले सामने आए हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 108 मामले देखने को मिले, जिसमें से 42 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि ओमिक्रॉन मामलों की रोकथाम के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लगाई गई है। नहीं, अभी जो पंतप्रधान सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने हर एक राज्य में, जो हमारे महाराष्ट्र के पहले हर एक राज्य में 144 धारा लगा दी गई है। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री अलर्ट हो गए। अभी महाराष्ट्र के राज्य मुख्यमंत्री सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने भी यही काम किया है। और जो पंतप्रधान ने चिंता व्यक्त की है उसके बारे में, ये कोविड-19 कोरोना बढ़ रहा है, ओमाइक्रॉन का संकट बढ़ रहा है, इसीलिए वो 144 धारा की है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र में किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। यहाँ नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी, जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता का 25% या 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। यही राजनीतिक धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होगा। स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्षमता के सिर्फ 25% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल में कुल क्षमता के 50% लोग बैठ सकेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 20 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में 11 केस, पुणे में 6, सतारा में 2, अहमदनगर में 1 केस मिला है। अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण योगी सरकार ने आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिनके मुताबिक शादी बारात के आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है। देश के किसी भी राज्य या विदेश से यूपी की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग, टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्य सरकारों ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब हरियाणा और गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आदेश के मुताबिक राज्य में हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। हरियाणा और गुजरात में क्रिसमस की रात से हर रात नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। वर्तमान में कोविड स्थिति को देखते हुए 25 दिसंबर से अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पहले यहां रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू था। अब इसे 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। गोवा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर कोविड टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।
सरकार ने कहा पर्यटन विभाग द्वारा जनता और पर्यटकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। वहीं गोवा मेडिकल कॉलेज में ओमिक्रॉन वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा। देश में कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तेज गति से जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 141.1 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। बीते दिन देश में 66.09 लाख कोविड टीकों की खुराकें दी गईं। और बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग ट्रेडमार्क नंबर 707172। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग ट्रेडमार्क नंबर 707172। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर आज फिर GST महानिदेशालय की छापेमारी जारी रही। छापेमारी में अब तक 177.45 करोड़ से अधिक राशि बरामद की गई है। कारोबारी के घर नोटों का ढेर देखकर छापा मारने वाले टीम की आंखें भी फटी की फटी रह गई। टीम को नोट गिनने के लिए 6 मशीनें मंगानी पड़ी। वहीं इत्र कारोबारी के बेटे प्रत्युष जैन को DGI टीम ने कल हिरासत में भी ले लिया था। पीयूष जैन के घर कानपुर के जूही स्थित घर में एक तहखाना भी मिला है। इतने कैश को गिनने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद लेनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के शोपियां के चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंधित थे। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। चौगाम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के तुरंत बाद ही SOG, सेना की 44 RR बटालियन और CRPF के संयुक्त दल ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान क्षेत्र में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को पास आते देखकर गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। क्षेत्र में सेना का तलाशी अभियान अभी जारी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि मारा गया एक आतंकवादी पिछले 1 साल से सक्रिय था और सिविलियन की हत्या ग्रेनेड फायरिंग में शामिल था। मोहल्ला है चौगांव, उसमें लश्कर-ए-तैयबा का 2 टेररिस्ट छिपा हुआ है। आर्मी, पुलिस, CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से फायर किया। फिर भी ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए और सिविलियन को वेकेट किए। आज मॉर्निंग फिर से इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का 2 टेररिस्ट मारा गया। उसमें एक टेररिस्ट पिछले 1 साल से एक्टिव था, बहुत सारे सिविलियन के लिए भी इन्वॉल्व था, सिक्योरिटी फोर्स और ग्रेनेड फायरिंग में इन्वॉल्व था। दूसरा मिलिटेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था। अभी एरिया को और सैनिटाइज करते हैं। हो सकता है कि कोई लैब ग्रेनेड वगैरह एम्यूनेशन हो जिससे किसी को हार्म न पहुँचे, तो उसको एरिया को सैनिटाइज करके हम छोड़ देंगे। पंजाब की पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने लुधियाना के अदालत परिसर में हुए विस्फोट पर कहा कि पुलिस इस गुत्थी को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इसे सुलझा लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद
मादक पदार्थ और संगठित अपराध पर काबू पाने की कोशिश जारी है। To say that the Punjab police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the center, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. क्रिसमस का त्योहार आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। वहीं क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में कैंडल जलाने की भी विशेष परंपरा है। इस दिन लोग यीशु की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं। उनकी मान्यता है कि ये उनके जीवन में प्रकाश और तरक्की लाता है। देश भर में क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों ने घरों को सजाया है। बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। वहीं भोपाल में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी चर्चों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। क्रिसमस के रंग में रंगे सभी चर्च रंगीन लाइटों की रोशनी में नहाए हुए नजर आए। केरल में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। गिरजाघरों में मध्य रात्रि से ही प्रार्थना की जा रही है। लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए क्रिसमस का पर्व मना रहे हैं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर ओडिशा के पुरी तट पर 5400 गुलाबों का इस्तेमाल कर रेत से सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति बनाई। सांता क्लॉज की ये कलाकृति 50 फुट लंबी और 28 फुट चौड़ी है। इस पर उन्होंने संदेश लिखा है, मैरी क्रिसमस। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्रिसमस का आनंद लें। इटली में पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में क्रिसमस की पूर्व संध्या का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में कोरोना पाबंदियों के बीच लगभग 2000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने लोगों से आग्रह किया कि वो चमकती लाइटों और सजावटों से इतर महसूस करें और जरूरतमंदों का ख्याल रखें। उनका धर्मगीत जीसस खाली हाथ आए थे विषय पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि लोगों की गरीबी ये याद दिलाती है कि दूसरों की मदद करना समाज में अपनी उपस्थिति दिखाने या सफलता की होड़ में अपनी जिंदगी गंवाने से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी कार्यस्थल पर अब और मौतें नहीं होनी चाहिए। क्रिसमस के मौके पर पोप आज उर्बी एट ऑर्बी यानी शहर और संसार को अपना आशीर्वाद देंगे और सेंट पीटर्स बेसिलिका की मध्य बालकनी से संदेश देंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करेगी। अंतरिक्ष में ये टेलीस्कोप करीब 15 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसे फ्रेंच गुयाना स्थित लॉन्चिंग बेस से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस टेलीस्कोप की मदद से ग्रह प्रणालियों को मापने और वहां संभावित जीवन की तलाश करने में मदद मिलेगी। साथ ही तारों के निर्माण और आकाश गंगाओं में हो रहे बदलावों पर भी नजर रख पाएंगे। ये टेलीस्कोप अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के वातावरण का भी अध्ययन करेगा। साथ ही डेटा दूर के ग्रहों पर मौजूद अणुओं और तत्वों को दर्शाएगा। मॉस्को की एक अदालत ने अवैध सामग्री को हटाने में बार बार विफल होने पर गूगल पर 7.2 अरब रूबल का भारी जुर्माना लगाया है। रूसी अधिकारियों ने विदेशी तकनीकी दिग्गज पर दबाव डाला था, लेकिन उसका पालन नहीं होने पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया। रूस ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर अपनी सामग्री को ठीक से मॉडरेट न करने और देश के मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए उन पर जुर्माना लगाया है। सुशासन दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी सरकार के सुशासन पर एक फिल्म दिखाई गई। नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। अमृत काल का लक्ष्य है
भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी उपलक्ष्य में देश भर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य पंक्ति की आखिरी में खड़े नागरिक को सरकार की कल्याणकारी नीतियों से जोड़ना था। देश के हर जिले ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और सुशासन सप्ताह के दौरान सभी राज्यों के जिला कलेक्टर जन शिकायतों के समाधान के लिए तहसील मुख्यालय व पंचायत समितियों आदि में शिविर का विशेष आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय, उद्योग, संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से तय की गई है। केंद्र में विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा, कोविड महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा मिशन कर्मयोगी जैसे कार्यक्रम सुशासन के सफल उदाहरण बनकर सामने आए। वहीं देश भर के हर जिले ने सुशासन सप्ताह में जन कल्याण के कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनकी निगरानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के पोर्टल द्वारा की गई। पोर्टल पर सभी राज्यों के जिलों से लंबित जन शिकायतों का निवारण, राज्यों द्वारा निपटारा किए गए नागरिक चार्टरों की अपडेशन, निपटान किए गए सेवा वितरण आवेदनों की संख्या, सर्वश्रेष्ठ पहलों की केस स्टडी को अपलोड करना, डैशबोर्ड पर अपेक्षित चित्र को अपलोड करना, सप्ताह भर चलने वाले अभियान से संबंधित आवेदन पत्र, चित्रलेख संकलन को पोर्टल पर उपलब्ध कराना, लोक शिकायतों के समाधान पर सफलता की कहानी का एक केस स्टडी अपलोड करना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सर्वश्रेष्ठ सुशासन पहलों की कुछ झलकों का साक्षात्कार करते हैं, जिनसे नए भारत का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा जिले ने सुशासन दल के अंतर्गत प्रत्येक गांव में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए सुशासन दल का जिला स्तर पर गठन किया गया है, जिसमें प्रति सोमवार व गुरुवार जिले के अधिकारी गांव में पहुंचते हैं। वहां समस्त विभाग के समस्त अधिकारियों की जो फील्ड में उपस्थित होना चाहिए, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। बिहार के भागलपुर जिला प्रशासन ने जनता की हर समस्या को हल करने के लिए लोक शिकायत निवारण विभाग का गठन किया। महाराष्ट्र में मुंबई प्रशासन ने ई प्रॉपर्टी कार्ड ऐप बनाया, जिसमें मुंबई के सभी लैंड होल्डर्स अपनी प्रॉपर्टी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। All the landholders in Mumbai can see their property card online. They can download their property card online, and even they can see the maps online also. गुजरात के नर्मदा जिले में महाभियान नो धारा नो आधार की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार, पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ